हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। हमारी केस लॉ पीवाईक्यू सीरीज में हम आज पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दिस इज पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट चैनल पे आ चुके हैं। अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में एआईबी में जितने भी केस लॉ से रिलेटेड पीवाईक्यूज आए हैं, हम उन्हें टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम पीवाईक्यू कवर करेंगे प्लस उन केसेस को बहुत ज्यादा डिटेल में भी समझेंगे, ताकि केस लॉ से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हो एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन आप उन्हें आसानी से आंसर कर सको। आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी पीडीएफ एंड पीवाईक्यूज की वो आपको वहां पे मिल जाएगी, और केस लॉस की भी। ठीक है, सिलेबस में देखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 क्वेश्चन आते हैं, बट केस लॉज मिला लो तो 14-15 क्वेश्चन बनते हैं, बेयर एक्ट और केस लॉ मिला के। प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल के केस लॉज मोस्टली पीआईएल से ओवरलैपिंग भी होते हैं, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। पीवाईक्यू की सीरीज 2014 टू लेटेस्ट ईयर जो भी है, टॉपिक वाइज सारे पीवाईक्यू 2014 से अभी तक के हमने सब कवर किए हुए हैं, इन्हें जरूर करना। अगर आपको बेयर एक्ट रिवाइज करना हो, देन देयर इज अ बेयर एक्ट रैपिड रिवीजन सीरीज आल्सो अवेलेबल, जिसमें हम इंडेक्स और मेजर मेजर सेक्शंस को क्विकली रिवाइज करते हैं एग्जाम पर्पस से। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू फ्री लीगल एड वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच केस। आर्टिकल 21 राइट टू फ्री लीगल एड की आपको कानूनी सहायता मिलेगी फ्री में, ये किस केस में अंडर आया था कि एक फंडामेंटल राइट है आपका? हुसैन अरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, एमएस हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, माधव हेई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हम इन चारों केसेस को डिस्कस करेंगे। आंसर इज हुसैन अरा खातून 1979। जल्दी से देखते हैं कि केस किस बारे में था। हुसैनरा खातून एंड अदर्स 1979 का केस है, इज अ हिस्टोरिक फाउंडेशनल केस दैट लीगलाइज्ड पीआईएल इन इंडिया एंड एस्टैब्लिश द राइट टू अ स्पीडी ट्रायल। तो ये भी देख लो, इट लीगलाइज्ड पीआईएल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, इससे बहुत सवाल आते हैं। पीवाईक्यूज जाके लगा के देखोगे तो इससे आप देखोगे हर मतलब नियरली हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पीआईएल को लीगलाइज किया एंड राइट टू स्पीडी ट्रायल को भी स्टैब्लिश किया। It evaluated the miserable plight of thousands of under trial prisoners. Under trial वो होते हैं जिनका अभी फैसला नहीं आया है और वो जेल में बंद है, who were languishing in jail for years, often longer than the maximum sentence they would have received if convicted, ruling that a speedy trial is an integral non-negotiable part of right to life and personal liberty. अगर शॉर्ट में आपको बताऊं ये केस किस बारे में है, कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड था, कि कैसे कितने लोग फालतू में एक्स्ट्रा टाइम सजा में काट रहे होते हैं। कई बार शायद उस क्राइम की सजा जितनी थी, मान लो 3 साल सजा होती है, पर उनका केस इतना लंबा चल रहा है कि वो 3 साल से ज्यादा समय जेल में काट चुके हैं। तो ये जल्दी स्पीडी ट्रायल मिलना उनका एक कानूनी हक है, एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर आता है, यानी कि एक फंडामेंटल राइट है। जल्दी से फैक्ट्स देखते हैं। An article published in Indian Express newspaper highlighted the horrifying conditions of prisons in Bihar, revealing that thousands of men, women and children were rotting in jail for years के ट्रायल का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ग्रॉस इनजस्टिस, मेनी ऑफ दीज अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वर अक्यूज्ड ऑफ वेरी माइनर एंड पेटी ऑफेंसेस, बहुत छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए बंद थे। सिस्टमैटिक डिले के चलते, ब्रोकन कोर्ट शेड्यूल और कंप्लीट इनएबिलिटी की वो बेल मनी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने दुगनी या तिगुनी समय की जेल काटी हुई है, जितना उनके क्राइम की शायद सजा भी नहीं थी। पीआईएल फाइल हुई। एक एडवोकेट है कपिला हिंगोरानी, जिन्होंने रिट पिटिशन फाइल की हेबीस कॉर्पस। अब ये भी हेबीस कॉर्पस का केस है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सा केस था, या पूछ ले हुसैन अरा खातून कौन सी रिट पिटिशन के अंडर फाइल हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हेबीस कॉर्पस के अंदर उन्होंने आर्टिकल 32 में रिट पिटिशन सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल की इन प्रिजनर्स के बिहाफ पे, जिसको लीड कर रही थी एक वुमन हुसैन अरा खातून। ठीक है, दिस बिकेम द वेरी फर्स्ट पीआईएल एंटरटेन बाय इंडियन सुप्रीम कोर्ट, अर्निंग हिंगोरानी द मदर ऑफ पीआईएल। तो कोई पूछ ले मदर ऑफ पीआईएल कौन है, आपको इन जनरल पता होना चाहिए। पहला पीआईएल कौन सा एक्सेप्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो भी यही है, हुसैन अरा खातून। ठीक है, तो ये केस देखो पीआईएल में भी आपको हेल्प करेगा, ओवरलैपिंग टॉपिक है। स्टेट का डिफेंस क्या था? बिहार स्टेट ऑफ बिहार ने आर्ग्यू किया कि ये डिले जो है ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये सेवरल शॉर्टेज ऑफ जजेस, इनएडिक्वेट कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरवेलमिंग बैकलॉग है केसेस का, इस वजह से हो रहे हैं। बट उसमें उस इंसान की क्या गलती है जो जेल में है, राइट? तो जजमेंट ये आया। जजमेंट किसने दिया था ये भी याद रखना, इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है। जस्टिस पीएन भगवती थे इसमें। ठीक है, ठीक है, एंड जस्टिस डी ए देसाई, इन दोनों का नाम याद रखना। इनको भी पीआईएल से जोड़ के अक्सर आपको सवाल आते हैं। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया कि कौन से जज थे जब पहली पीआईएल जिन्होंने एक्सेप्ट की थी। उन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी डायरेक्शन दिया, इमीडिएट रिलीज ऑफ ओवर 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। पहली बात तो उन्होंने बोली स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है, मेनका गांधी फ्रेमवर्क को आगे खींचते हुए कि जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए कोई भी आप अगर लॉ बना रहे हो। मेनका गांधी केस नहीं पता तो पिछले पार्ट में डिस्कस किया है डिटेल में। तो उन्होंने कहा कि हर सिटीजन का हक है कि उसको ट्रायल मिले बिना इंडेफिनेटली जेल में पड़े हुए, ये राइट टू उसका स्पीडी ट्रायल जो है आर्टिकल 21 के अंदर उसका फंडामेंटल राइट है। एक बात तो
दूसरी बात ये कही कि स्टेट कैन नॉट प्लीड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कि स्टेट ये रोना नहीं रो सकता कि अरे पैसे की कमी है इसलिए किसी को जेल में रख रहे हैं, इट्स नॉनसेंस, ठीक है। दूसरे इंसान का हक है कि उसको क्विक ट्रायल मिले, ठीक है। रिफॉर्म ऑफ बेल सिस्टम, कोर्ट ने कंडेम किया कि ये जो एग्जिस्टिंग बेल सिस्टम है ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है गरीब के अगेंस्ट। अब अमीर के पास पैसा है बेल ले लेता है, गरीब के पास पैसा नहीं है तो वो जेल में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि सामने वाले को जेल में नहीं रखना चाहिए आपको, सिंपली बिकॉज वो पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते या श्योरिटी नहीं दे सकते। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ऐसे पेटी ऑफेंडर्स जो है उनको रिलीज करो पर्सनल बॉन्ड पे बिना पैसे लिए, ठीक है। मैंडेटरी फ्री लीगल एड, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे जो अंडर ट्रायल्स हैं वो जेल में इसलिए थे क्योंकि वो एक वकील अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ये भी इंक्लूड करता है कि आपको राइट टू फ्री लीगल एड है। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आए कि कौन सा पहला केस पीआईएल का है, किसमें बोला गया स्पीडी ट्रायल को लेके या फ्री लीगल एड को लेके, आंसर है हुसैन आरा खातून केस, ठीक है। केस देखते हैं एमएस हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1978 का केस है, ठीक है। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था ये, कंसर्निंग राइट टू फ्री लीगल एड एंड राइट टू अपील एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। इट एस्टैब्लिश्ड दैट प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विसेज टू पुअर convict to challenge their conviction is a mandatory constitutional duty of the state under article 21 rather than a matter of government charity। पिछला केस हमारा था 79, ये केस है 78। इन्होंने बोला कि आप जो फ्री लीगल एड ये सब दे रहे हो ये कोई चैरिटी की बात नहीं है, सामने वाले का हक है, आप गरीब पे एहसान नहीं कर रहे हो, उसका हक है। फैक्ट्स क्या है, एमएच हॉस्कॉट यूनिवर्सिटी में एक रीडर थे, उन्हें प्रोसिक्यूट किया गया, कन्विक्ट किया गया बाय सेशंस कोर्ट, क्यों कि उन्होंने फर्जी डिग्री लगाई थी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की। हाई कोर्ट में अपील की उन्होंने, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने अपील्ड हिज इनिशियल सेंटेंस एंड द बॉम्बे हाई कोर्ट एनहांस हिज पनिशमेंट, ठीक है, उनको 3 साल की सजा कर दी गई। इंस्टीट्यूशनल डिले हुआ तो हाउस कोर्ट ने इमीडिएटली इसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, कैसे, एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने अपनी पिटीशन प्रिजन अथॉरिटीज को भी दे दी कि आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में भी दे दो। सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन, द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड टू प्रोवाइड हाउस कोर्ट विद अ कॉपी ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट फॉर सेवरल ईयर्स which effectively blocked him from approaching the Supreme Court on time। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसकी कॉपी बहुत टाइम तक प्रिजन अथॉरिटी ने उन्हें दी नहीं, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में अपील ही नहीं कर पाए, ठीक है। फर्दर मोर, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल मींस नहीं थे एक लॉयर को हायर करने के, तो वो जेल में ही पड़े रह गए, ठीक है, बिना किसी लीगल रिप्रेजेंटेशन के। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। व्हेन द डिलेड पिटीशन फाइनली रीच सुप्रीम कोर्ट, बेंच ने बहुत कंडोन किया कि ये मैसिव टाइमलाइन गैप क्यों हुआ। कोर्ट ने इस बात पे फोकस शिफ्ट किया कि ये सिस्टमैटिक फेलियर है कि आप गरीब आदमी हैं, उसको जजमेंट की कॉपी और लीगल काउंसिल क्यों नहीं दे रहे हो टाइम से। तो उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज आदमी गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको टाइम से लीगल काउंसिल नहीं दोगे या जजमेंट की कॉपी नहीं दोगे। तो जजमेंट आया, 3 जजेस की बेंच थी, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला कि पहली बात तो बोली फ्री लीगल एड आर्टिकल 21 का पार्ट है। दूसरी बात बोली राइट टू अपील की सामने वाले का हक है कि वो अपील कर सकता है, ये नेचुरल जस्टिस का कोर कंपोनेंट है, और स्टेट स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन में है कि उसकी अपील जो है वो उस तक कोर्ट तक पहुंचाए और जजमेंट की कॉपी उस जेल में जो है उस तक पहुंचाए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कीमत के, ठीक है। मैंडेटरी ड्यूटीज फॉर जेलर, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट प्रिजन अथॉरिटीज मस्ट एक्ट एज फैसिलिटेटर्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। मैंडेटरी है जेलर की ड्यूटी जो कर रहे हैं कि वो कोई अनपढ़ है या कोई गरीब है तो उसको ड्राफ्ट करने में हेल्प करें अपील, और अगर जो भी उसको हेल्प चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिले नहीं होना चाहिए आपकी साइड से। इट पेव्ड द वे फॉर लीगल एड सिस्टम। दिस जजमेंट अलॉन्ग विद हुसैन खातून रूलिंग बहुत डेफिनेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मलाइज लीगल एड है लोगों के लिए, ठीक है। एंड दिस डायरेक्टली लेड द ग्राउंड वर्क फॉर व्हाट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। केस इज रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1983 का केस है, पाथ ब्रेकिंग लैंडमार्क केस, ठीक है, जिसके चलते कॉम्पेंसेटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस का जन्म होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस केस में इवैल्यूएट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो मॉनेटरी डैमेज क्या दे सकता है आर्टिकल 32 में फॉर फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ सिटीजन फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और रूल किया कोर्ट ने कि स्टेट इज फाइनेंशियली लायबल फॉर इलीगल डिटेंशन एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड लॉलेसनेस, ठीक है। केस क्या हुआ था, रुदल शाह को 1953 में अरेस्ट किया कि अपनी बीवी का मर्डर किया है। पूरा ट्रायल होने के बाद ये पता चला कि वो इनोसेंट थे और उनको एक्विट किया गया 1968 में। सोचो 53 से 68, 14 साल जेल में रहे वो, उनकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी, जिंदगी के 14 साल बेकार कर दिया और फिर इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। पर अब उनका जो नुकसान हुआ उसका क्या, तो हेबीज कॉर्पस एंड पीआईएल के फॉर्म में एक पिटीशन फाइल की, क्योंकि वो ऑलरेडी रिलीज थे तो पिटीशन जो थी वो एंसिलरी हो गई, रिस्टोरेटिव रिलीफ की बात हुई। state rehabilitation, immediate medical treatment coverage, etc. and monetary compensation for 14 years of his life stolen by the state। कि स्टेट की वजह से उस इंसान की जिंदगी के 14 प्रेशियस साल बर्बाद हो गए, ठीक है। स्टेट ने क्या डिफेंस दिया कि भले रॉन्ग वजह से जेल में थे पर ये प्रोसीजरल मतलब तरीका है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या गलती है, ठीक है, कि जो शाह है वो रेगुलर सिविल लॉसूट फाइल कर सकते हैं डैमेजेस क्लेम करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे नहीं। जजमेंट क्या आया,
जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ ने यूनानिमसली स्टेट के डिफेंस को रिजेक्ट किया और स्टेट ऑफ बिहार को ऑर्डर किया कि इमीडिएट कॉम्पेंसेशन देंगे उन्हें। उन्होंने यहाँ से पे बर्थ दिया कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पेंसेशन को। उन्होंने रूल किया दैट राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट खुद में एक फंडामेंटल राइट है। मेयरली ऑर्डरिंग द रिलीज ऑफ अ मैन आफ्टर 14 years ऑफ डिटेंशन विच इज इलीगल एक फालतू की रेमेडी है। आर्टिकल 21 को मीनिंगफुल बनाने के लिए कोर्ट के पास रेमेडियल पावर होने चाहिए कि वो उस इंसान को फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन ग्रांट कर सके। पब्लिक लॉ रेमेडी भी स्टैब्लिश हुई। दिस जजमेंट एस्टैब्लिश दैट compensation can be granted as public law remedy directly by the writ court, ठीक है, ना कि सिविल कोर्ट या सिविल प्रोसीजर पूरा करने की जरूरत है। चेक ऑन स्टेट लॉलेसनेस, कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि एग्जीक्यूटिव कैन लॉक अप सिटीजंस इलीगली एंड बिना किसी फाइनेंशियल पेनल्टी के आप निकल लोगे ऐसे तो आर्टिकल 21 तो मजाक बन जाएगा। तो फोर्सिंग द स्टेट टू पे मॉनेटरी डैमेज एक्ट्स एज अ क्रिटिकल इंस्टीट्यूशनल शील्ड, जिसके चलते पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अपने लिमिट से ज्यादा ऊपर जाके किसी के साथ नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट इट इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स टू नॉट परमिट द इंजर्ड मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन to have expert opinion with reference to medical treatment that was wrong but for treatment after the completion of procedural formalities। कौन सा आंसर? कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जल्दी से केस देखते हैं। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पहला केस 1996 का है। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था किस बारे में? राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड द मास रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। तो मेन बात यहाँ पे यही थी कि बहुत सारा बैकलॉग था केसेस का, जिसके चलते बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्स्ट्रा सालों तक जेल में रहते थे और ये जस्ट फेयर एंड रीजनेबल नहीं था, उनकी पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ था, यानी आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा था, ठीक है, जो एक फंडामेंटल राइट है। सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, सॉरी। फैक्ट्स देखते हैं केस के जल्दी से। जुडिशियल बैकलॉग की बात करें तो कॉमन कॉज जो है उन्होंने पीआईएल फाइल की थी, एक पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने पीआईएल फाइल की अंडर आर्टिकल 32 इस तरफ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। एक्यूज की प्लाइट क्या थी? बहुत सारे सिटीजन्स जो है पर्टिकुलरली जो वीकर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते थे वो एंडलेस लीगल हैरेसमेंट झेलते थे। कैसे? वो बहुत सारे ईयर्स तक जो है ना क्राउडेड जेल्स में भरे रहते थे, अंडर ट्रायल होते थे और ऑफन जो है जितनी उस क्राइम की सजा थी, मान लो 1 साल ज्यादा सजा थी, पर वो 2-2, 3-3 साल तक जेल में बंद थे क्योंकि उनका ट्रायल का नंबर ही नहीं आ रहा था। पेटिशनर की डिमांड क्या थी? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप इन जनरल कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स इशू करो ताकि जो पुराने इतने क्रिमिनल केसेस हो वो डायरेक्टली उनको खत्म करो, क्वॉश कर दो, खासकर वो जो माइनर या पेटी ऑफेंसेस हैं, ताकि जुडिशरी पे भी प्रेशर रिलीव हो और इंडिविजुअल की लिबर्टी को भी हम प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। चैलेंज क्या था? कोर्ट को बैलेंस करना था। एक तरफ तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी ने क्राइम किया है तो उसको सजा दो, दूसरी तरफ इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं कि भाई उसका हक है कि टाइमली उसको ट्रायल मिले। जजमेंट क्या आया? 2 जजेस की बेंच थी, उन्होंने एक हिस्टोरिक ऑटोमेटेड डायरेक्शंस इशू करी माइनर पेंडिंग केसेस को लेके। पहली बात तो थी डिसमिसल ऑफ पेटी ऑफेंसेस। कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि अगर कोई केस है पेटी ऑफेंसेस से रिलेटेड, यानी जिसकी सजा सिर्फ फाइन है या माइनर इम्प्रिजनमेंट है 1 साल से कम का, ऐसे केसेस में अगर 2 साल तक आपका केस पेंडिंग है, ठीक है, ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है, तो क्रिमिनल कोर्ट जो है उस केस को क्लोज कर देगा और एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। अगला बोला ऑटोमेटिक बेल रूल्स। उन्होंने कहा ऐसा कोई ऑफेंस कैरिंग अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ अप टू 3 या 5 years, यानी 3 से 5 साल तक मैक्सिमम जिसकी सजा होगी, अगर उसका ट्रायल 2 साल तक पेंडिंग है, ठीक है, एंड द एक्यूज्ड ऑलरेडी हैज स्पेंट 6 months और मोर इन जेल, यानी उसका 2 साल तक ट्रायल नहीं शुरू किया गया है, 2 या उससे ज्यादा साल तक, और जिस पे इल्जाम है वो ऑलरेडी 6 महीने जेल में काट चुका है, उस केस में कोर्ट को उसे रिलीज करना होगा बेल या पर्सनल बॉन्ड पे। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजन एंड एक्सेप्शंस। ऑब्वियसली पब्लिक सेफ्टी को ध्यान रखते हुए कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि ये ऑटोमेटेड जो डिसमिसल है, रिलैक्सेशन है, सब पे नहीं अप्लाई होगा, सीरियस वायलेंट या कॉम्प्लेक्स क्राइम्स पे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल करप्शन है, पब्लिक स्कैम है, एंटी नेशनल एक्टिविटी है, नार्कोटिक ऑफेंसेस है, स्मगलिंग है, या कोई भी क्राइम है जो औरत या बच्चों के खिलाफ होता है, ठीक है। अगला केस देखते हैं। पीपल्स यूनियन ऑफ इंडिया, PUDR, ध्यान रखना, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस पुलिस कमिश्नर दिल्ली 1989। ये केस भी काफी बार पूछा गया है। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस है किस बारे में? कंसर्निंग पुलिस एट्रोसिटीज, कस्टोडियल वायलेंस, forced labor and evolution of compensatory jurisprudence under the Indian Constitution। ठीक है, चलो जल्दी से इसके फैक्ट देखते हैं। पहला है कोअर्जन। जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर थे उन्होंने दिल्ली में इलीगली कुछ ग्रुप ऑफ पुअर जो मार्जिनलाइज वर्कर थे उनको लोकल पुलिस स्टेशन में लाते हैं और क्या करते हैं, उनसे बहुत सारा फिजिकल वर्क करवाते हैं, लेबर करवाते हैं पुलिस स्टेशन में, ठीक है।
ना उन्हें पैसे देते हैं, ना उन्हें वेजेस देते हैं। तो वो वर्कर्स अपने राइट्स के लिए जब खड़े होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पुलिस मारती है, ठीक है। एंड इसका आउटकम क्या होता है कि इतने फिजिकल टॉर्चर की वजह से एक लेबर था राम स्वरूप, उसकी इंटरनल इंजरीज की वजह से कस्टडी में ही डेथ हो जाती है। इसको कवर अप करने के लिए पुलिस वाले इलीगली उसकी बॉडी जो है डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। एक और विमेन पिटिशनर थी पतासी नाम से, उसके भी कपड़े उतरवाए जाते हैं, उसे बहुत ह्यूमिलेट किया जाता है और बहुत मारा जाता है। पीआईएल एक्शन होता है, दिस इज अगेन अ पीआईएल केस। तो आप देखोगे आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कवर करो तो बहुत सारे पीआईएल के केसेस आप ऑटोमेटिकली कवर कर रहे हो, ये ओवरलैपिंग हो जाता है कई बार। तो जो सिविल राइट्स ग्रुप है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स पीयूडीआर, ठीक है, वो सामने आते हैं, वो पीआईएल फाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्टली कहाँ सुप्रीम कोर्ट में। वो रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट से कि जो गिल्टी है उन्हें पनिश करो और स्टेट को फाइनेंशियल डैमेजेस देने चाहिए जो उन मजदूरों को जिनका नुकसान हुआ है, ठीक है। जजमेंट क्या आती है, दो जजेस की बेंच थी, वो कंडेम करते हैं लॉ ऑफिसर्स के एक्शन को और कंप्लीटली पीयूडीआर के फेवर में जजमेंट देते हैं। क्या बोलते हैं, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 हुआ है कि फोर्स लेबर या क्या कहते हैं किसी से भी बेगर या फोर्स लेबर करवाना वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट है। तो एक तो आपने वो करवाया, पुलिस जिसका काम है लोगों को बचाना, उसी ने करवाया। नेक्स्ट है अवॉर्डिंग स्टेट कॉम्पेंसेशन। पहले रुदुल शाह का केस था, हमने इससे जस्ट पहले डिस्कस किया है। उस केस के प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए इन्होंने कहा कि हम रिट पिटिशन में भी कॉम्पेंसेशन दे सकते हैं, ये राइट है। एंड 50,000 एज कॉम्पेंसेशन जो डेथ हुई थी वर्कर की, उसकी फैमिली को दिया गया। जो सर्वाइविंग विक्टिम्स हैं उनको भी रिलीफ दिया गया। कोर्ट ने कहा कि स्टेट उन्हें भी फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन देगा, उस औरत को देगा जिसको असॉल्ट हुआ था, और जो बाकी 8 लेबर थे उनको भी। अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोसिक्यूशन, बेंच ने क्लैरिफाई किया कि सिर्फ फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन देना आपको आपकी जिम्मेदारी से छोड़ नहीं देता है। तो कोर्ट ने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दिया कि जितने भी पुलिस वाले थे जो भी थे, इनकी कस्टोडियल मर्डर एंड असॉल्ट को लेकर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी प्रॉपर और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन केस चलेगा इन पे। नेक्स्ट केस, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। अगेन हिस्टोरिक फाउंडेशनल केस, किस बारे में, इंटर कंट्री एडॉप्शन एंड चाइल्ड वेलफेयर रेगुलेशन। ये याद रखना, ये थोड़ा अलग केस हो गया, ये एडॉप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। लक्ष्मीकांत पांडे, हाउ डू यू रिमेम्बर, मैं कैसे याद रखती थी, लक्ष्मी मनी, पैसों के लिए बच्चों को गोद देना, मनी रिलेटेड, ठीक है, बच्चे पैसे के लिए गोद देना, दैट इज हाउ आई रिमेम्बर्ड। आप अपना कोई भी न्यूमोनिक या कोई भी चीज सोच सकते हो केसेस को याद रखने के लिए। इट डज नॉट हैव टू मेक सेंस टू एवरीवन, सिर्फ आपको याद रहना चाहिए, ओके। तो इस केस में इंटर कंट्री एडॉप्शन यानी दूसरे देश से जब लोग आते हैं और यहाँ बच्चे अडॉप्ट करते हैं और बच्चों के वेलफेयर रेगुलेशन को लेके बात थी। इंडिया में ना देखो कोई भी प्रॉपर स्टेट्यूटरी लॉज नहीं थे इस चीज को गवर्न करने के लिए कि फॉरेन से कोई आएगा और अगर इंडियन बच्चे को गोद लेगा तो क्या नियम कायदे कानून होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे स्टेप इन करते हैं और कुछ गाइडलाइंस और मैंडेटरी रूल्स बनाते हैं, ठीक है। जल्दी से फैक्ट देखते हैं। लेट 1970s और अर्ली 80s में क्या हो रहा था ना, प्राइवेट अनरिकॉग्नाइज्ड ऑर्फेनेजेस थे जो वॉलंटरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी थे और वो जो इंडिया में कंप्लीटली बिना किसी रेगुलेशंस के ऑपरेट करते थे। प्रॉब्लम क्या आती थी कि ये एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, उसने इन्वेस्टिगेट किया और ये रिवील किया कि एडॉप्शन के नाम पे बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज बच्चों को बेच रही है। मतलब वो दिखा रही है आपको कि देखो एक फॉरेन का आदमी आके बच्चे गोद लेके गया, पर एक्चुअली वो उनसे बहुत मोटा पैसा ले रही है, ठीक है। सिवियर डैमेज क्यों था, एक तो आप कोई बैकग्राउंड स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं पता वो बच्चे बाहर जाके क्या हो रहा है, क्या उनके साथ फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, फोर्स लेबर हो रहा है, या उनकी वहां ठीक से देख रेख हो रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं वहां जाके उन्हें छोड़ दिया जा रहा है सड़क पे एक्सेट्रा। पीआईएल एक्शन हुआ, एडवोकेट थे लक्ष्मीकांत पांडे, उन्होंने पीआईएल फाइल की अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में कि बच्चों का फंडामेंटल राइट है, उनके साथ ये गलत हो रहा है। जजमेंट आया, बेंच के लीड कौन थे, जस्टिस पीएन भगवती, और क्या डायरेक्टिव्स आए चलो देखते हैं। प्रायोरिटी टू डोमेस्टिक प्लेसमेंट, उन्होंने कहा कि बच्चे की बायोलॉजिकल फैमिली उसके लिए सबसे बेस्ट होती है, बट अगर वो एनवायरनमेंट पॉसिबल नहीं है, इन दैट केस आपको एब्सोल्यूट फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी डोमेस्टिक एडॉप्शन को, यानी कोई इंडियन पेरेंट जो इंडिया में रहते हैं वो बच्चे को अडॉप्ट करें, पहली प्रायोरिटी उन्हें मिलनी चाहिए, ठीक है। इंटर कंट्री एडॉप्शन जो है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। बैन ऑन प्रॉफिट सीकिंग मिडलमैन, कोर्ट ने कंप्लीटली बैन किया प्राइवेट कमर्शियल ब्रोकर लोगों को जो एडॉप्शन का प्रोसेस देखते थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ कोई नॉन प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड वॉलंटरी प्लेसमेंट एजेंसी जो है जिसके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है वही ट्रांसनेशनल एडॉप्शन को कैरी ऑन कर सकते हैं। मैंडेटरी स्पॉन्सरिंग एजेंसीज, फॉरेन नेशनल विशिंग टू अडॉप्ट एन इंडियन चाइल्ड वो डायरेक्टली जो है किसी इंडियन ऑर्फनेज को नहीं कॉन्टैक्ट कर सकते, उन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज सर्टिफाइड चाइल्ड वेलफेयर एजेंसी
जहां उनकी अपनी होम कंट्री थी, उसके थ्रू आना होगा, ठीक है। जो पूरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि वो वहां पे होम चेक करेंगे। होम चेक क्या होता है कि आपने बच्चा गोद लिया तो आके टाइम टू टाइम चेकिंग होती है कि आप ठीक से रहते हो कि नहीं, कहीं बच्चे को परेशान तो नहीं करते हो, एक्सेट्रा। नो हाई फाइनेंशियल बैरियर्स, तो एक्सटॉर्शन ना हो इसलिए कोर्ट ने ये भी किया कि स्ट्रिक्टली कैप किया एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल फीस को लोकल में कि कितना लेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ जो अमीर है उनको ले रहे हो, उन्होंने एक सर्टेन फीस सेट कर दी। बर्थ ऑफ CARA, इन प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस के बेसिस पे आगे जाके सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी उसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, जिसे कारा नाम से जानते हैं, विच रिमेन्स द एपेक्स मॉनिटरिंग बॉडी फॉर ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अडॉप्शंस इन इंडिया इवन टुडे। यही बॉडी आज की डेट में इंडिया में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों एडॉप्शंस को हेड करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following cases Supreme Court has held the right to privacy does not include right to die? किस केस में ये कहा कि right to privacy में right to die नहीं आता है? स्टेट वर्सेस संजय कुमार भाटिया, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आर वर्सेस हॉलीडे या रतिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्यों नहीं डिस्कस किया, चलो जल्दी से देखते हैं। हम इस केस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं और इसको भी कर चुके हैं। इससे आपने क्या सीखा कि अगर आपने पहले के PYQs किए होंगे, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में चल रही थी, राइट, तो अगर आपने पहले वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे, अगले साल वो केस किसी और फॉर्म में रिपीट हुआ है। हो सकता है पिछले साल मेन ऑप्शन ये था, पर इस बार ये एक सेकंड ऑप्शन बन के आ गया। अगर आपको पिछले साल आपने क्वेश्चन लगाया होगा, आपको पता होगा ये केस किस बारे में, तो आप अगले साल एक ऑप्शन इजिली एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। तो वी आर डन विद पार्ट 4 हियर, एंड इसके बाद एक पार्ट और आएगा एंड वी विल बी डन विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।